दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार सरकार ने रक्षाबंधन यानी कि 22 अगस्त के दिन बहनों को फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। जी हां, रक्षाबंधन वाले दिन सभी महिलाएं बिहार सरकार की सिटी बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी। यानी कि महिलाओं को राखी वाले दिन 22 अगस्त को बस में यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार का भाड़ा नहीं देना होगा। नीतीश सरकार ने परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि बसों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बहनों को सुरक्षित सफर के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया है कि कई संगठनों की ओर से राखी वाले दिन फ्री यात्रा करने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करने का मौका देगी। दोस्तों कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था, वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी हां, दरअसल इस मौके पर तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए एक जोश से भरा मैसेज दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव एक युवा लीडर है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। जी हां, पिछले दिनों चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि बिहार को एक युवा शक्ति की जरूरत है। जी हां, युवाओं को मौका देने की जरूरत है। वहीं बिहार की युवाओं को भी तेजस्वी यादव पर काफी भरोसा और विश्वास है। जी हां, 2020 के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा भी किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को वे रोजगार देंगे। उनके इस वादे के बाद से लगातार युवाओं का रुझान तेजस्वी की ओर है। जी हां, कल जब इंटरनेशनल युवा डे था, इस मौके पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते युवाओं को प्रोत्साहित किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए साफ साफ कहा है कि युवा अवस्था जीवन का वह चरण है जो उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ये समय अपनी क्षमता को बढ़ाने और महसूस करने का है। अपने युवावस्था जीवन को समाज और राष्ट्र की सेवा में लगाने का सही वक्त है। इस तरीके से उन्होंने तमाम युवाओं के लिए कल एक जोशीला मैसेज दिया। दोस्तों बिहार में मिड डे मील के लिए इस्तेमाल होने के बाद खाली हुई खाली बोरियों को बेचने के सरकार के आदेश का बिहार टीचर एसोसिएशन बहिष्कार किया है। जी हां, बिहार शिक्षक संघ ने सरकार के आदेश के खिलाफ सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। वहीं कटिहार के एक स्कूल टीचर के सस्पेंशन का भी विरोध करेंगे। 22 जुलाई को बिहार के मिड डे मील डायरेक्टर सतीश चंद्र झा ने एक आदेश जारी करके प्रत्येक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 10 रुपए प्रति पीस की दर से खाली बोरियां बेचकर राशि सरकार के पास जमा कराने को कहा था। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते कटिहार के प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधान अध्यापक मोहम्मद तमीजुद्दीन का कटिहार बाजार में सिर पर मिड डे मील का खाली बोरा बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया। आरोप यह लगा कि मोहम्मद तमीजुद्दीन ने सरकार की छवि खराब की है। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में कल 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। यह समाचार एजेंसी ANI हिंदी के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा है कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज यहाँ आपसे यानी कि मीडिया से बात करने आए हैं, क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। यह देश के लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहे हैं। इसलिए विपक्ष सदन के अंदर किसानों, बेरोजगारी, इंश्योरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता है। दोस्तों बिहार एनडीए में मतभेद अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। यह सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। यह बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार एनडीए में मतभेद है। ये बीजेपी के नेता ने खुद स्वीकारा है। उधर बीजेपी के एक और मंत्री नितिन नवीन ने भी मोर्चा खोल दिया है। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री के विचारों का विरोध कर दिया। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू
और बीजेपी के बीच मतभेद है, मगर बिहार के विकास के नाम पर बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं। जहां बिहार की सरकार 5 साल तक चलेगी, हम लोग ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है। जहां भले ही मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने खुलकर अपनी बात नहीं की हो, लेकिन नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से आने वाले मंत्री नितिन नवीन ने सीएम के विचारों का खुलकर विरोध किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नितिन नवीन ने कहा है कि पहले कानून बने फिर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जबकि सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि जागरूकता और स्त्री शिक्षा के तहत, यानी कि महिलाओं को शिक्षा के तहत जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। यह बच्चों की पढ़ाई को लेकर नीतीश सरकार अब थोड़ी भी शिथिलता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से लेकर अब शिक्षकों की उपस्थिति पर सरकार की नजर है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, टीचर से शिक्षण कार्य लेने की हिदायत प्रधानाध्यापकों को दी गई है। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बगैर सूचना दिए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने गैर हाजिर शिक्षकों के बारे में प्रत्येक दिन का ब्यौरा सभी जिलों से मांगा है। यह माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। यह निदेशक ने बताया है कि लंबे अरसे बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण आरंभ हुआ है। ऐसे में शिक्षकों की 100% उपस्थिति और उनसे शिक्षण कार्य लेने की हिदायत प्रधान अध्यापकों को दी गई है। दोस्तों, बिहार में अब कहीं भी आसानी से घर बैठे ही फोन से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। जहां ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। जहां ऊर्जा विभाग ने बताया है कि उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आने वाले सभी उपभोक्ता अब मोबाइल से ही बिजली कनेक्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने बताया है कि उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आने वाले सभी उपभोक्ता अब मोबाइल से ही बिजली कनेक्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जहां ऊर्जा विभाग ने बताया है कि इसके लिए सुविधा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से कनेक्शन लेने के साथ ही लोग अपना बिजली बिल आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना को लेकर 18 महीने से बंद नेपाल सीमा को फिर से खोल दिया गया है। जी हां, आवागमन शुरू किए जाने से नेपाल में काम कर रहे मजदूरों में खुशी देखी जा रही है। इससे पहले नेपाल में काम करने वाले मजदूरों को नेपाल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण उन्हें आर्थिक मार के साथ बेरोजगारी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन मुख्य सीमा से होकर आवागमन सुचारू होते हुए उनके चेहरे खिल उठे हैं। यही हाल सीमावर्ती दोनों ओर के बाजारों की है, जो कोरोना के समय से करीब करीब बंद था। लेकिन सीमा के खुलने के साथ ही सबों के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी करके बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। यह बीजेपी सांसद द्वारा लालू प्रसाद यादव को घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति बताए जाने पर आरजेडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही बीजेपी नेता को मानसिक विकलांग, सिरफिरा और जाहिल बताया है। दरअसल बुधवार को लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी। इस संबंध में जब पत्रकारों ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने उस वक्त जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। पहले वो उसका जवाब दें, वे तो सदैव से घटियापन मानसिकता वाले व्यक्ति रहे हैं। संजय जायसवाल के इसी बयान पर आरजेडी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बारे में बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे घोर आपत्तिजनक है। लालू यादव जैसे सम्मानीय और जनप्रिय नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी कोई मानसिक रूप से विकलांग, सिरफिरा और जाहिल व्यक्ति ही कर सकता है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी बिहार में अपने संगठन विस्तार करने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के बिहार प्रभारी संजीव झा लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में यात्रा कर रहे हैं। संजीव झा ने कहा है कि उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शासन कर रही है और अन्य राज्यों में भी पार्टी के विस्तार को लेकर काम कर रही है, ताकि दिल्ली सरकार की तरह ही दूसरे राज्यों में जन आकांक्षा के अनुरूप काम करने वाली सरकार बनाई जा सके। इसके लिए वे विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी के मजबूती के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के पंचायत के चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी।
दोस्तों बिहार की पंचायतों को 3,900 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पैसा स्वच्छता, पानी, खुले में शौच मुक्त जैसे कई कामों में खर्च होंगे। छठवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बिहार में पंचायतों को 3,900 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का 70% हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलेगा। वही बचे हुए 30 में से 20-10% राशि जिला परिषद और पंचायत समिति को दी जाएगी। बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद पंचायती राज विभाग अपनी तैयारियां कर रही है। वित्त विभाग को इससे संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायती राज विभाग भी दिशा निर्देश जारी करेगा। छठे राज्य वित्त आयोग के तहत इस वित्त वर्ष में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को 3,900 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसी का बंटवारा तीनों स्तर पर किया जाएगा। दोस्तों बिहार में अक्सर पुलिस अधिकारियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होता रहता है। यह ताजा मामला बिहार के औरंगाबाद से सामने आ रहा है, जहां एक एएसआई का 5,000 रुपए घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बात जब एसपी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। एसपी का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। अगर एएसआई दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह दरअसल औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाने में पदस्थापित एएसआई असरफी दुबे का 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एएसआई असरफी दुबे बालू लदे ट्रैक्टर के मालिक से 5,000 रुपए रिश्वत ले रहे हैं और केस डायरी भेजने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। साथ ही दुबे ट्रैक्टर मालिकों को केस कमजोर करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। यह वीडियो में एएसआई साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि उसने जो काम किया है उसका मेहनताना उसे चाहिए। उसे कहानी नहीं बल्कि रुपए चाहिए। इस पर जब ट्रैक्टर मालिक ने पूछा कि ट्रैक्टर कब निकलेगा तो दुबे ने कहा कि बेल करवाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। हम यही मामला सलटा दे रहे हैं। दोस्तों बिहार में मछली पालन करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार सभी वर्ग के लोगों को 50% की सब्सिडी देगी। यह खबर के अनुसार बिहार में मछली पालकों को सब्सिडी देने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग कई तरह के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, ताकि राज्य में यानी कि बिहार में मछली के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और लोगों को मछली पालन में रोजगार भी मिल सके। जी हाँ, आपको बता दें कि तालाबों की उड़ाही एवं मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण पर मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जी हाँ, बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अगर आप बिहार में मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आप सरकारी सब्सिडी के तहत मछली पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार सभी लोगों को सब्सिडी का लाभ देगी। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और वहां से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा और सच्चाई नदी के दोनों किनारे के समान है। यह 12 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जो जवाब दिया और अब जो बातें कह रहे हैं उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। यह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद विधायक के सवाल के जवाब में खुद जानकारी दी है कि 2013 के बाद बिहार में आयुष दवा का कार्य नहीं किया जा सका। जब 12 दिनों बाद वही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि सरकार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, आप यह समझ सकते हैं साफ आसमान जमीन की फर्क है इन 12 दिनों के अंदर। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को बताया था कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर हर दिशा में काम कर रहा है। यही कारण है कि अब बिहार में एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ आयुष चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष चिकित्सा पर लोगों को इतना भरोसा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 46,02,514 मरीजों ने आयुष चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज कराया है। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोजपुर के सपूत और बिहार पुलिस के 2 जाबांज अधिकारी को सीएम नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जी हां, बिहार पुलिस की एसटीएफ में कार्यरत इन 2 अधिकारियों के नाम अमरिंदर किशोर और संतोष कुमार सिंह है। यह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार इन दोनों को 51 हजार रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। दोनों जाबांज अफसर बिहार पुलिस के एसटीएफ में सब इंस्पेक्टर है और पहले भी अपनी वीरता और सेवा के लिए कई पुरस्कार जीत चुके हैं। दोस्तों आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले मामले में एक बार फिर से कानूनी शिकंजा कसने वाला है। यह दरअसल बीते बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की बेंच ने लालू प्रसाद यादव समेत 77 आरोपियों की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि फिजिकल कोर्ट के खुलने तक सुनवाई टाल देनी चाहिए। लेकिन अब न्यायाधीश ने कहा कि 13 अगस्त से यानी कि आज से इस मामले की सुनवाई डे टू डे के आधार पर होगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से हो इसको लेकर याचिका दायर
दायर किया था। जी हां, वहीं सीबीआई ने भी इसके विरोध में रिजवाइंडर दायर किया था। जी हां, अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील की याचिका खारिज कर दी। जी हां, अदालत ने कहा है कि मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। जो लोग वर्चुअल मोड में बहस करना चाहते हैं वे लोग अदालत के आदेश पर दस्तावेज देख लें और बहस करें। जी हां, वहीं जो फिजिकल माध्यम से करना चाहते हैं वे फिजिकल से करें, लेकिन इस बहस के दौरान केवल 5 लोग मौजूद रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो फिर आपको परेशानी होने वाली है। जी हां, क्योंकि आज से यानी कि आज 13 अगस्त से लगातार 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। जी हां, आपको बता दूं कि इस महीने कुल 15 दिनों की बैंकों की छुट्टियां थी। जी हां, वे राज्यों के हिसाब से अलग अलग थी। आरबीआई की ओर से हर महीने बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें राज्यों के हिसाब से छुट्टियां दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्केंडे काटजू ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उससे मैं निराश हूं। इस हालात से निकलने के लिए क्रांति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन उसकी संभावना नहीं दिख रही है। मार्केंडे काटजू ने लिखा है कि भारत में जो हो रहा है उससे मैं बिल्कुल निराश हूं। हमारी राजनीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। ज्यादातर लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता में डूबे हुए हैं। यह क्रांति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन क्रांति की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। आपको बता दूं कि काटजू लगातार देश के हालात को लेकर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक लेख लिखा था कि देश में जनता पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने लिखा था कि मीडिया के कुछ अन्य वर्गों ने जैसे ये मुद्दा उजागर किया, उससे लगता है कि पेगासस केस स्वर्ग से गिर जाएगा। सच तो यह है कि भारत में आम आदमी अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे पेगासस की शायद ही कोई परवाह है। कुछ लोगों की राय है कि पेगासस केस का अर्थ भारत में लोकतंत्र खत्म होने से है, क्योंकि अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं हो सकती है। पर भारतीय लोकतंत्र बड़े पैमाने पर जातीय और सांप्रदायिक वोट बैंक था। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का नाटक है। जब किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर वह खत्म कैसे हो सकती है। इसके अलावा भारत में अधिकांश लोग नौकरी, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल आदि चाहते हैं। जब बोलने की आजादी शायद ही उनके लिए मायने रखती है। और दोस्तों, गंगा नदी के प्रलय से यूपी सहित बिहार के कई जिले भी बुरी तरीके से प्रभावित हैं। इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जिनके हालात बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। बिहार का कटिहार भी इन्हीं प्रभावित जिलों में से शामिल है, जहां गंगा किनारे बसे गांव बाढ़ में डूब गए हैं, जहां कई लोग इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं कुछ लोग गाँव में डटे हुए हैं। वहीं उनकी सहायता के लिए प्रशासन एक चौकी का निर्माण करके पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की है। लेकिन लोगों की सहायता के लिए भेजे गए कर्मी अब खुद बाढ़ की समस्या से बुरी तरीके से घिर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। यह मामला कटिहार जिले के मनिहारी घाट से जुड़ा हुआ है। बिहार झारखंड को कटिहार जिला होकर मनिहारी गंगा जल मार्ग से जोड़ने के लिए मनिहारी गंगा घाट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन मनिहारी गंगा नदी में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में मनिहारी गंगा घाट पर स्थित पुलिस चौकी में 24 घंटे ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर इसके बावजूद भी पुलिस जवान तत्परता के साथ पुलिस चौकी में अपने ड्यूटी पर डटे हुए हैं। चारों तरफ बाढ़ के पानी के साथ झोपड़ी नुमा पुलिस चौकी भी पूरी तरीके से पानी पानी है, मगर इसी में खाना बनाने से लेकर सभी कार्य बदस्तूर जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूटी के नाम पर लोगों के सेवा में लगे पुलिस जवानों को इस हालात को लेकर कोई शिकायत तक नहीं है। स्थिति यह है कि इन पुलिस कर्मियों को पीने का पानी लेने के लिए भी इसी बाढ़ का पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी में वर्दी खराब ना हो, इसके कारण ये कर्मी अपनी यूनिफॉर्म उतार कर पानी में उतरते हैं। अब इनके लिए बनियान और हाफ पैंट ही वर्दी का काम कर रही है। दोस्तों, क्या कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? क्या कोरोना एक बार फिर से कोहराम मचाने आ रही है? जी हां, हम ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि कोरोना की अगली लहर आने से पहले ही दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में 80% तक बिस्तर भर चुके हैं। यहां न सिर्फ कोरोना संक्रमित बल्कि पोस्ट कोविड और नॉन कोविड मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। जी हां, दिल्ली एम्स सहित सरकारी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ मरीजों के लिए वेटिंग भी काफी
बढ़ चुकी है। एक न्यूज चैनल ने जब राजधानी के तमाम बड़े अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों की पड़ताल की तो पता चला कि ज्यादातर मरीज दिल्ली के बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। इनमें से कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें बार बार लॉकडाउन के चलते उपचार समय पर नहीं मिला और हालात गंभीर होने के चलते अब अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा है। मैक्स, अपोलो और फोर्टिस सहित बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड भी इन दिनों लगभग फुल चल रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का आंकड़ा हर दिन 50 से 60 के बीच सामने आ रहा है। इन आंकड़ों की माने तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले पहले की तुलना में ना के बराबर मिल रहे, लेकिन अस्पतालों में स्थिति कुछ और ही देखने को मिल रही है। आंकड़ों की बात करते तो दिल्ली में करीब 200 अस्पताल है जहां बिस्तरों की क्षमता 20,000 से भी अधिक है। इनमें से 16,636 बिस्तर कोविड के लिए आरक्षित है, जिनमें से दिल्ली सरकार के अनुसार 16,325 बिस्तर खाली है, जबकि अस्पतालों में 80% तक बिस्तरों को भरा बताया जा रहा है। दोस्तों, अब हम बिहार के जिस आईपीएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको सुपर कॉप कहा जाता है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं सुपर कॉप आईपीएस मनु महाराज जी के बारे में। जी हां, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज को हाल ही में छपरा रेंज के डीआईजी पद से आईटीबीपी डीआईजी बना दिया गया है। जी हां, इसी के साथ मनु महाराज की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में एंट्री हो गई है। जी हां, बिहार के सुपर कॉप के नाम से मशहूर मनु महाराज अब बिहार के बाहर अपनी सेवाएं देंगे। जी हां, मनु महाराज बिहार में कई अहम पदों पर रहे हैं, लेकिन पटना के एसएसपी रहते हुए उन्होंने थाने की जीप ही चोरी कर ली थी। पटना के एसएसपी रहते हुए मनु महाराज शहर की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहते थे। मनु महाराज की गिनती पटना शहर की दबंग पुलिस वालों में होती थी। एक बार वे अपनी ही पुलिस की जांच के लिए निकले थे। रात के समय अपने गनर के साथ मनु महाराज पटना शहर की सुरक्षा देखने के लिए निकले थे। पटना शहर की वीवीआईपी कोतवाली के पास जाकर वे सुरक्षा की जांच करना चाह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने एक प्लान बनाया था। मनु महाराज ने देखा था कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला और ड्राइवर आराम से सो रहा था। मनु महाराज ने थाने से जीप ही चोरी कर ली थी। जी हां, सबसे खास बात यह है कि इसका किसी भी पुलिस वालों को पता भी नहीं चल सका और वह उसी जीप से पटना में घूमते रहे। लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी की नजर इस पर नहीं गई। जी हां, अगले दिन मनु महाराज इसे देखकर काफी चिंतित हुए और थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को डांट भी लगाई। जी हां, अगले ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मनु महाराज ने सस्पेंड कर दिया था। जी हां, मनु महाराज की बात करें तो वे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। वह साल 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एक समय पर मनु महाराज का खौफ बिहार में ऐसा था कि उनके नाम से ही अपराधी कांपने लगते थे। मनु महाराज की शुरुआती पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई है। इसके बाद उन्हें आईआईटी रुड़की में दाखिला मिल गया था। यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मनु महाराज ने यूपीएससी एग्जाम देने का फैसला किया था। मनु महाराज बचपन से ही आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आईएएस बनने के बावजूद भी आईपीएस ही चुना। दोस्तों, बिहार में गंगा, कोसी, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, गंडक, सोन और बागमती जैसी नदियां पूरे उफान पर हैं। कई जगहों पर एनएच पर पानी चढ़ गया है। उफनाई नदियां अपना दायरा तोड़कर सड़कों, गांव और खेतों में फैलती जा रही है। गंगा बक्सर से लेकर कहलगांव तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना शहर पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पटना शहर के सभी प्रमुख गंगा घाटों पर पानी काफी बढ़ चुका है। गांधी घाट पर बुधवार को गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर और बढ़ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पानी इसी रफ्तार से भरा या फिर सुरक्षा दीवार में कहीं भी कोई समस्या आ गई तो फिर अगले 3 से 4 दिनों में घाटों से लगती सड़कों तक पानी पहुंच सकता है। दोस्तों, बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक सरकारी उपेक्षाओं से यह पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया था। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं ला रहे हैं और पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ पर्यटकों के आकर्षण के लिए चीजें भी लगाई जा रही है। अभी तक बिहार में केवल राजगीर में रोप वे उपलब्ध था, लेकिन अब बांका के मंदाल हिल में भी रोप वे शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है और यह लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसका फाइनल ट्रायल सफल रहा है। डीएम सुहर्ष भगत ने बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है।
पिछले 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। जहां तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है। जहां अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यह मौसम विभाग के मुताबिक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिले में 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की आसार है। इस दौरान आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका है। यह दरअसल मानसून की ट्रफ लाइन पटना होकर गुजर रही है। साथ ही बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके पास चक्रवाती परिसंरक्षण की स्थिति बनी हुई है। मानसून की सक्रियता से बिहार में कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। विशेषकर अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। पटना सहित कई जगहों पर आंशिक बारिश हो सकती है। मध्य बिहार में भी भारी बारिश की स्थिति है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं तो फिर जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले लें, जहां ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। दोस्तों, बिहार के पटना, समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, गया, नवादा, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर आदि शहरों में जमीन खरीदने से पहले आपको 5 दस्तावेज अवश्य देखनी चाहिए। इससे आपको भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप सही जमीन खरीद सकेंगे। इससे आपके साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकेंगे। इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखें जो आपको बताएं। बिहार में जमीन खरीदने से पहले आपको 5 दस्तावेज देखनी चाहिए। जी हाँ, बिहार के पटना, किशनगंज, समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, गया, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर आदि शहरों में जमीन खरीदने से पहले आपको सबसे पहले जमीन का केवला देखनी चाहिए। यदि वह जमीन उसको वसीयत में मिला है तो वसीयत का जांच करें कि वसीयत का रजिस्ट्री कराया गया है या फिर नहीं, इसकी भी जांच करें। बिहार में जमीन खरीदने से पहले आपको ऑनलाइन के द्वारा जमीन का पूरा रिकॉर्ड चेक करनी चाहिए। इसके बाद खतियान का पेपर देखनी चाहिए। बिहार के पटना, समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, गया, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बक्सर सहित आदि शहरों में जमीन खरीदने से पहले आपको नया रसीद देखनी चाहिए। अगर कोई जमीन कंपनी या फर्म के द्वारा बेची जा रही है तो फिर आप सबसे पहले उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन पेपर देखें। दोस्तों, कोरोना के केसेस घटते जाने और फिर हालात सामान्य होने को देखते हुए इस साल रेलवे ने IRCTC की ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू किया है। अगर आपको ट्रेन में खाना चाहिए तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के बाद लॉकडाउन और यात्रियों पर लगे प्रतिबंध में ढील होने लगी है, जिससे अब बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करने लगे हैं। आपको बता दूं कि आने वाले महीनों में फेस्टिवल सीजन आने वाला है। ऐसे में लोग अपने परिजनों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए ट्रेन को ही तरजीह देते हैं। इसलिए जरूरी था कि ट्रेन के अंदर खान पान की कुछ सेवाएं दी जाए। रेलवे ने कैटरिंग की नॉर्मल सेवा तो शुरू नहीं की है, लेकिन ई कैटरिंग सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत यात्री ऑनलाइन फूड बुक करते हैं और खान पान उनकी सीट पर ही पहुंच जाता है। पिछले साल मार्च में कोरोना की लहर तेज होने के बाद ही रेलवे ने ट्रेन के अंदर खान पान सेवा, पेंट्री कार्ड सेवाओं पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, यूपी के वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद और विवेश्वरनाथ मंदिर विवाद के मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करते हुए मंदिर का सर्वे कराने के सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा यह भी मांग की गई है कि आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में लंबित पुनर्निरीक्षक अर्जी को जल्द ही निस्तारित किया जाए। यह सुनवाई जस्टिस प्रकाश पंड्या की एकल पीठ में हुई है। अदालत ने विचारधारी अन्य याचिकाओं के साथ 17 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि जब सिविल जज के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी गई है, ऐसे में उसी आदेश को लेकर हाई कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई है और चुनौती दी गई है। कोर्ट ने एक ही याचिका के लिए 2 फॉर्म का इस्तेमाल करने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं वकील ने कोर्ट से इस मामले में और भी अधिक समय की मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं के अकाउंट बंद होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया तब हम नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद होने से क्या खाक डरेंगे? हम कांग्रेसी हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर जुल्म के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे।
दोस्तों बिहार के कई राज्यों में शुरू हो रहे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बिहार के भी करीब 10 शहरों में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटना में भी इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा। इसे लेकर पटना जिले के थानेदारों और पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। ये ट्रेनिंग एसएसपी कार्यालय में पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ताकि वे सिस्टम को समझ सके और उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई कर सके। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को यह बताया जा रहा है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र के अपराधग्रस्त इलाकों के फोटो को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के ऐप पर लोड कर दें। यह ट्रेनिंग एसएसपी कार्यालय में पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ताकि वे सिस्टम को समझ सके और उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई कर सके। ऐप पर इलाके के फोटो को भेजने के बाद उसे सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा। अगर उस इलाके में किसी प्रकार की घटना होती है और रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम पर कॉल आता है तो तुरंत ही पुलिस को इस इलाके में भेज दिया जाएगा। दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए अधिक बिजली का बिल और बार बार बिजली आने जाने से छुटकारा दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर के साथ साथ उत्तर बिहार में भी तकरीबन 4 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद चल रही है, जिसमें से मोतिहारी सर्किल में अब तक 17,625 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में मीटर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दूं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा वर्ष 2021 होगा और पूरे साल में मीटर लगाने का टारगेट तकरीबन 51,153 रखा गया है। यह मीटर बीएसएनएल के 4G सिम से चलाया जाएगा, और नेटवर्क की दिक्कत सुनने में नहीं आएगी और रिचार्ज समाप्त होने पर बिजली कटेगी तो बिल उपभोक्ता 3 दिन बाद जमा कर सकेंगे। यह मीटर लगने की प्रक्रिया दूसरे फेज में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पूर्णिया में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू होंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रथम चरण में सड़क मार्ग से पटना के आसपास के गंगा नदी के कई इलाकों तथा विभिन्न घाटों का जायजा लिया। इस दौरान गंगा नदी के दक्षिणी छोर के दीघा घाट, भद्र घाट, कंगन घाट एवं गांधी घाट का जायजा लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने जेपी सेतु होते हुए सोनपुर, हाजीपुर के क्षेत्रों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मोकामा तक, राघोपुर, बख्तियारपुर, पंडाकर, बाढ़ से सटे इलाके समस्तीपुर के मोहनदीपुर, बेगूसराय के बछवाड़ा एवं अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविर में जन्म लेने वाली बच्ची को 15,000 तथा बच्चे को 10,000 रुपए की राशि देने की बात कही है। बाढ़ के दौरान जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जल निकासी के बाद तुरंत ही उसकी मरम्मत कराने के लिए कहा गया है। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग को अपने अभियंताओं से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पथों की स्थिति का प्रतिदिन अपडेट लेने के लिए कहा गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।